देश में लोकसभा चुनावों के दो फेज पूरे हो चुके हैं और अभी हमारे साथ बात करने के लिए दिग्गज नेता गुलाम नबी आज़ाद साहब हैं, जिन्होंने ना केवल देश में बड़े बड़े चुनाव जो हैं वो करवाए हैं, बल्कि कई चुनाव उन्होंने जीते भी हैं। दो फेज के बाद अब क्या उनका ओपिनियन है, उनसे बात करते हैं। सर, दो फेजेस का चुनाव हो गया है देश में, क्या लग रहा है अभी आपको? क्या निकल के आ रही है हवा, किसकी निकल के आ रही है? नहीं, हवा किसी के हाथ में नहीं है। हवा निकालना और हवा भरना वोटर के हाथ में। देश में बहुत अदालतें हैं, मुंसिफ से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक बड़े बड़े निर्णय लेते हैं, पार्लियामेंट कानून बनाती है, लेकिन इन दोनों से ऊपर जो है वो जनता की अदालत। तो 5 साल में एक मौका आता है कि जब जनता की अदालत सुप्रीम कोर्ट से भी और पार्लियामेंट से भी बढ़ के निर्णय लेती है। उस पार्लियामेंट में कौन पहुंचेगा, वो न तो सुप्रीम कोर्ट निर्णय लेती है न पार्लियामेंट लेती है, वो गरीब जनता लेती है। मैं गरीब जनता की इसलिए कहता हूँ कि अधिकतर पोलिंग स्टेशन में जब लोग पहुँचते हैं, वो किसी भी धर्म के हों, जाति के हों, उसमें 95% गरीब लोग ही होते हैं। तो ये उन गरीब लोगों ने, चाहे वो मज़दूर हों, किसान हों, गरीब हों, देहात में रहते हों, शहर में रहते हों, किसी भी धर्म के, उनने फैसला लेना है कि किसको हमने पार्लियामेंट में पहुंचाना। लेकिन सर, आप क्योंकि बहुत सारे चुनाव आपने लड़वाए भी हैं और लड़े भी हैं खुद भी, अभी जो पल्स निकल कर आ रही है, क्योंकि बीजेपी ने नारा दिया है 400 पार का, दूसरी तरफ से कांग्रेस ये कह रही है कि 180 तक भी नहीं आ पाएंगी, आप क्या पल्स देख रहे हैं इस समय देश के? देखो, राजनीतिक दल, मैं निष्पक्ष हूँ, न मैं इस एनडीए ग्रुप में है न इंडिया ग्रुप में हूँ, इसलिए मैं जानता हूँ क्या होगा अपने अनुभव के अनुसार। लेकिन मेरे लिए उचित नहीं होगा ये कहना। जिस वक्त भी मैं ये कहूँगा कि ये इस पार्टी की संभावना है जीतने की, तो लोग कहेंगे ये ऐसा कैसे निष्पक्ष है, ये तो एक पार्टी के हक में फैसला दे रहा है, इसलिए वो मैं नहीं कहूँगा। लेकिन ये एक अवसर मिलता है सभी राजनीतिक दलों को, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर की हों, चाहे राज्य स्तर की हों, चाहे निर्दलीय हों, लोगों के पास पहुंचने का। ये एक बहुत अच्छा है। एक तो उनको देश देखने का अवसर मिलता है, प्रदेश देखने का अवसर मिलता है, और अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी देखने का भी अवसर मिलता है। और इनमें से जो पार्लियामेंट आते हैं तो उनको भी बहुत लाभ मिलता है पार्लियामेंट बोलने के लिए। जो बाद में एमएलए जीत के आते हैं, उनको भी इस दौड़ धूप का गाँव में, शहरों में लोगों के पास जाने का एक बहुत बड़ा फीडबैक मिलता है और लाभ भी मिलता है कि क्या लोगों की समस्याएं हैं। और कॉरपोरेशन, इसमें से बहुत सारे लोग कॉरपोरेशन का इलेक्शन लड़ते हैं, ज़िला परिषद का इलेक्शन लड़ते हैं, डीडीसी, बीडीसी। तो ये आज की जो एक्सरसाइज होती है पार्लियामेंट में, ये हर लेवल की, ये ज़ाया नहीं होती है। जीतो तो आपको पार्लियामेंट में अनुभव आएगा, नहीं जीतो तो आप विधानसभा में जीत के आओगे, उसमें अनुभव मिलेगा, वहाँ भी नहीं जीतोगे तो नीचे आएगा। तो ये ज़ाया नहीं होता है, लोगों को उससे लाभ ही मिलता है। लेकिन सर, अगर हम बात करें, जो ये चुनाव हैं लगातार अब जो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप हैं वो काफ़ी बड़े लेवल पर अब हो रहे हैं। खास तौर पर अगर हम बात करें तो कांग्रेस ने मैनिफेस्टो में बहुत सारी बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि लोगों को न्याय मिलेगा, 1 लाख रुपया मिलेगा, और साथ ही जो बॉन्ड का इशू है वो लगातार कांग्रेस उठा रही है, कह रही है ये सबसे बड़ा देश का घोटाला है। आप मानते हैं? देखो, हर पॉलिटिकल पार्टी अपने बुद्धि के अनुसार सवाल उठाती है। बहुत सारे लोग, बहुत सारी पार्टियां लोगों को करप्ट करने के भी प्रयास करती है, लालच देने के भी प्रयास करती है। लेकिन अब लोग, वोटर बड़ा बुद्धिमान हो गया, वो इस चीज़ को नहीं समझता। मैंने देखा है, मैं 2 पार्टियों की मिसाल दूं। प्राइम मिनिस्टर ने स्वास्थ्य के लिए 5 लाख रुपए लगे थे कि मुफ्त इलाज होगा, लेकिन राजस्थान के मुख्यमंत्री ने 5 लाख के बाद बजाय 25 लाख किया, फिर बाद में 35 लाख किया, लेकिन लोगों को क्लिक नहीं हुआ। लोगों ने कहा कि भाई ये तो अब आखिरी में सोच में इलेक्शन के लिए किया।
तो मैं नहीं सोचता कि आज आप लोगों को कहेंगे हम दूध की नहरें लाएंगे और एक पार्टी कहेगी हम पानी की नहरें लाएगी, तो लोग देखेंगे कि पानी की नहर लाना संभव है, दूध की नहर लाना असंभव है, तो इसलिए पानी वाले को ही वोट दे दो। तो लोग बड़े चालाक हो गए। लेकिन सर अभी अगर हम बात करें तो इस समय एक सीट की बहुत चर्चा हो रही है कि अमेठी और रायबरेली में अभी भी पत्ते नहीं खोले हैं कांग्रेस पार्टी में, और किसी को भी वहां से चुनाव मैदान में नहीं उतारा है। क्या लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी डरी हुई है या कांग्रेस पार्टी जो है वो सही समय पर निर्णय लेने वाली है? वो जाने कांग्रेस की लीडरशिप। लेकिन एक चीज़ शायद दुनिया को नहीं मालूम है, तो मैं बता सकता हूँ कि अमेठी और रायबरेली की सीट निर्भर है दो राजनीतिक दलों पर, कांग्रेस पर नहीं है। कांग्रेस तो पुअर 3 पार्टनर है वहाँ दोनों लोकसभाओं। मिसेस गांधी ने जब 99 में इलेक्शन लड़ा लोकसभा, और तब से 25 साल हो गए, तब से 25 साल से अभी तक ना समाजवादी अपना प्रत्याशी खड़ा करती है और न बहुजन समाज पार्टी, ये किसी को पता नहीं। तो इसलिए कांग्रेस वहाँ जीतती थी। लेकिन विधानसभा में वो खड़ी करती थी तो कांग्रेस को एक भी विधायक नहीं आता था। तो उसका मतलब पार्लियामेंट में जितना भी वोट आता था वो समाजवादी और बीएसपी का है, वरना अकेले वो लड़ते थे। अगर उनका वोट नहीं होता तो फिर विधानसभा में 10 की 10 सीटें जीतते। तो मुझे वो लगता है कि उनका आश्वासन उनको मिला है वहाँ के नहीं। पिछली दफ़ा तो राहुल जी हार गए थे, उनके कैंडिडेट न होने के बाद भी, मतलब उनके समर्थन के बावजूद भी हार गए थे। तो इसलिए ये ट्रिकी पोजीशन है। जब कांग्रेस को मालूम पड़ेगा कि दिल से ये यादव जी की पार्टी और ये बहुजन समाजवादी पार्टी मदद करेंगे, तो तब ये खड़े करेंगे। तो सर लेकिन जिस तरीके से अगर मैं बात करूं, अभी भी कांग्रेस पार्टी जो है वो लगातार अलग अलग तरह के आरोप जो है वो लगाते जा रही है। सुनिए, मैं न कांग्रेस पार्टी को कुछ कहूँगा, ना मैं बीजेपी को कहूँगा, ना फारूक साहब को कहूँगा। मैं हमेशा इस बात के बहुत खिलाफ हूँ कि इलेक्शन में हम आरोप लगाएं, उल्टे सीधे आरोप लगाएं, और इसकी आरोपों की कोई सीमा होती नहीं है। आदमी को उतने आरोप लगाएं कि कल को हम मिले तो आंखें मिला पाएं। हम एक ही देश में रहने वाले हैं, एक ही सदन में जाने वाले हैं, एक ही स्टेट के लोग हैं, एक ही राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टीज में मिलना जुलना है। तो इतने आरोप क्यों हम मिलाएं कि जो हम दुश्मनों को भी वो आरोप ऐसा नहीं लगा सकते। इंडिया गठबंधन जो था यहाँ पर एनसी, पीडीपी और सब लोग इंडिया गठबंधन के साथ थे, लेकिन इस सीट पे तो एक दूसरे के खिलाफ ही खड़े हो गए हैं। तो कहाँ इंडिया गठबंधन नजर आ रहा है आप ये गठबंधन के नेशनल चेयरमैन और स्टेट चेयरमैन बता सकते हैं, उनसे पूछिए। मैं तो ना उस गठबंधन का हिस्सा ना इस गठबंधन का हिस्सा। लेकिन कई बार आपको लगता है कि जिस तरीके से स्टेटमेंट्स आती हैं, खासतौर पर हमने पीछे उमर अब्दुल्ला की स्टेटमेंट सुनी, और कहीं ना कहीं आपको लिंक किया जाता है बीजेपी से, वो कहीं ना कहीं हर्ट करता है आपको कि बार बार एक ही बात बोली जाती है? मैं उसको कहता हूँ कि वहाँ 6 साल वो मंत्री रह चुके आए हैं, तो ज़रा अनुभव बताए हमारे बीजेपी में मिनिस्टर का और रहने का कैसा अनुभव है। बस मेरी इतनी गुजारिश। आखिरी सवाल सर, अब आपकी पार्टी डीपीएपी जो है वो चुनाव लड़ रही है, सभी सीटों पे आप अपने हम तीनों पे लड़ रहे हैं, लेकिन पहले आ रहा था कि आप चुनाव लड़ेंगे, लेकिन आपने नहीं लड़ा, अब आपके कैंडिडेट लड़ रहे हैं। कहाँ आप लोग खड़े हैं इस समय? बिल्कुल खड़े हैं, सेंटर में खड़े हैं, ना लेफ्ट ना राइट, और ऊपर वाला हमारे साथ है। बाकी वालों को तो ये पार्टी साथ है, वो पार्टी साथ है, हमारे पास ऊपर वाला साथ। और ये डेफर जो हुआ है चुनाव, महबूबा मुफ्ती तो कह रही हैं सीधा, और उमर अब्दुल्ला की ये जानबूझ के किया गया, रिगिंग करना चाहते हैं चुनाव को आगे कर। मैं एनसी को कहना चाहता हूँ, 98 में वो जब चीफ मिनिस्टर थे तो कल वोटिंग था, पहली शाम को लोकसभा ये स्थगित किया गया था। कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी?
किस दुनिया में आप ही इलेक्शन लड़ रहे थे। अरे उधमपुर कॉन्स्टिट्यूंसी लोकसभा के 98 में चिब साहब लोकसभा लड़ रहे थे उधमपुर कठवा चुनाव वैली से। सुबह पोलिंग था, शाम को पोस्टपोन हो गया 12 घंटे पहले, और फारूक साहब चीफ मिनिस्टर थे। बस ये नई नाज थी। तो आप देख सकते हैं, ये है गुलाम नबी आज़ाद, और गुलाम नबी आज़ाद किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, और उनका साफ तौर पर कहना है कि अभी वो ये कहना नहीं चाहते कि कौन सी पार्टी जो है वो इस चुनाव में जीतेगी, लेकिन ज़रूर लगातार फाइट है, और ख़ुद भी उनकी पार्टी जो है वो जो कश्मीर की 3 सीटें हैं उस पर यहाँ पर लड़ रही है। वीडियो जर्नलिस्ट इजाज़ अहमद के साथ शाहनवाज खान, न्यूज़ नेशन, राजौरी।